रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न में आपको 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और 3 ट्रायंगल में आपको 3-3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर x दिया गया। x का मतलब है x का मान आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, x का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर x की जगह संख्या कौन सी आएगी ये आपको बतानी है। अब यहाँ पर मैं संख्याओं को अगर ध्यान से देखूंगा कि ये क्या है, 225 है, ये आपका 49 है और ये आपका 21 है। संख्याओं को ध्यान से देखने पर मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो 225 है ये क्या होता है, आपका 15 का स्क्वायर होता है। ये आपका 49 है, ये क्या होता है, आपका 7 का स्क्वायर होता है। और ये आपका जो 121 है ये क्या होता है, आपका 11 का स्क्वायर। संख्याओं को ध्यान से देखने पर मुझे इतनी पता चल गया कि ये जो ऊपर वाली संख्याएं हैं ये आपको स्क्वायर में दे रखी हैं। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या है, 15, ऊपर वाली जो संख्या है वो 15 का स्क्वायर। तो ये 15 आपको कैसे मिलेगा, अगर आप इन नीचे वाली संख्याओं को देखें ध्यान से कि 8 और 7, 8 + 7 अगर आप करेंगे तो 8 7 कितना होता है, 15 ही तो होता है। नीचे वाली संख्याओं को जब आपने जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, 15, और ऊपर क्या दे रखा है, 15 का स्क्वायर दे रखा है। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब यही आगे कीजिए, हमने यहाँ नीचे वाली संख्याओं को जोड़ा है, यहाँ भी मैं नीचे वाली संख्याओं को अगर जोड़ दूंगा तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, आप बोल जानते हैं कि 3 + 4 ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ करके स्क्वायर दे रखा है ऊपर, उसी तरीके से यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ करके ऊपर स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, 121 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन संख्याओं को जोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले से 6 दे रखा है और ये 11 का स्क्वायर है। 6 पहले से है तो 11 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ x की जगह कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी, आप जानते हैं 5 रखनी पड़ेगी। x की जगह 5, तभी तो 6 और 5 11 होगा और 11 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। तो हमारा x की जगह 5 आएगा। ऑप्शन में किस में 5 दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। देखिए आपको एक सीरीज दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है। इस सीरीज में आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, संख्याओं को ध्यान से देखिए, लॉजिक लगाइए, पता कीजिए कि क्या लॉजिक लग रहा है। जब तक आप लॉजिक नहीं पता कर पाएंगे तब तक संख्या कौन सी गलत है ये भी नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, देखिए रीजनिंग के प्रश्नों के लिए या फिर गणित में भी काम आता है। आप स्क्वायर और क्यूब को अगर याद नहीं करेंगे तो प्रश्नों को जल्दी से नहीं पकड़ पाएंगे। स्क्वायर और क्यूब आपके माइंड में सेट होने चाहिए दोस्तों, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, तभी प्रश्न को पकड़ पाएंगे आप जल्दी से। चाहे आपका नंबर एनालॉजी का चैप्टर हो, चाहे आपका सीरीज वाला चैप्टर हो, कोई सा भी हो, क्यू और स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। अब उसी तरीके से यहाँ पर जब आप इस सीरीज में देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या पता चलेगा, ये जो 27 है ये क्या होता है, 3 का क्यूब। ठीक है, ये 64 है, ये क्या होता है दोस्तों, आपका 4 का क्यूब होता है। ये आपका 125 है, ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ध्यान से देखिए संख्याओं को। 216 है, ये 6 का क्यूब होता है। अब आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से अगर संख्याओं को देख रहे हैं कि 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, अब क्या आएगा दोस्तों, 7 का क्यूब आएगा। अब आपने कहा 7 का क्यूब आएगा, लेकिन 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, लेकिन यहाँ पर 334 दे रखा है, यही आपका गलत है। अब आपको अगर क्यूब याद नहीं है, आपको ये नहीं पता कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कैसे पहचान लेंगे कि 334 7 का क्यूब नहीं है। जब आपको याद ही नहीं है तो कैसे पहचान लेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपको ये याद होंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी प्रश्न को, याद नहीं होंगे तो नहीं। आप देखिए 512 है, 512 क्या होता है, ये 8 का क्यूब होता है। गलत संख्या आपको बतानी थी, 334 गलत है, 334 आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। 4 आपके पास विकल्प हैं, इस 4 में से क्या करना है, हमें विषम चुनना है। विषम का मतलब है इन चारों संख्याओं में कोई एक संख्या अलग होगी, वो अलग संख्या आपको पहचाननी है। ठीक है दोस्तों, वो अलग संख्या आपको बतानी है, आपका आंसर आ जाएगा 71 है वो आंसर, या फिर आपका 83 होगा, 89 होगा, या फिर 93 होगा, कोई एक होगा, वही पहचानना है आपको। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए अलग अलग तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। या तो कभी आपको इनका योग करना पड़ जाएगा, कभी इनका अंतर भी करना पड़ जाता है। ठीक है, बता रहा हूँ, कभी सम और विषम संख्याओं को देखना पड़ता है, कभी प्राइम नंबर को देखना पड़ता है, कभी ये देखना पड़ता है कि कुछ संख्या स्क्वायर में या क्यूब में तो नहीं दे रखी हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें आप ध्यान रखने वाली होती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से देखूँ कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है आपका 71। तो 71 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है कि 71 में या तो 1 से भाग जाएगा या स्वयं 71 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। इस 71 को या तो 1 काटेगा या फिर खुद 71 काटेगा और कोई संख्या इसको नहीं काट सकती। ठीक है, उसी तरीके से ये 83 क्या दे रखा है दोस्तों, ये 83 भी आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया। इस 83 को या तो 1 काटेगा या स्वयं 83 काटेगा। अभाज्य संख्या वो होती हैं या तो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कट सकती। अब मैं इस 83 को 2 से कटाऊँ, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, मतलब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से। वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब 89 की मैं बात करूं तो 89 भी दोस्तों हमारा क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। 89 में भी 1 से ही भाग जाएगा और 89 से ही भाग जाएगा और किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता। तो देखिए हमें क्या करना था, विषम को चुनना था। तो 3 संख्याएं हमें एक जैसे पता चल गई। तीनों संख्याएं ये क्या है, समान है, अभाज्य है। जब 3 संख्या किसी न किसी प्रकार से समान है तो चौथी संख्या अलग हो जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है 93। तो 93 में दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 93 लिखूँ तो ये 93 दोस्तों 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। देखिए 1 से भी कटेगा 93 आपका, 3 से भी कटेगा। क्लियर, 3 से भी कटने के बाद में दोस्तों 93 स्वयं से कटेगा और स्वयं से कटने के बाद दोस्तों 31 से भी कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं थी 1 से कट रही थी या स्वयं से, 1 से या फिर स्वयं से, 1 से या फिर स्वयं से, लेकिन यहाँ पर ये तो कई संख्याओं से कट रही है। 1 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 93 से भी कट रही है, 31 से भी कट रही है। ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही तो आपका विषम हो जाएगा। ये संख्या इन चारों में सबसे अलग है। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देखेंगे 4 × 3 का सिमेट्री है और यहाँ पर x दे रखा, मतलब x का मान आपको बताना है क्या होगा। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पर 4 आया है, उसी तरीके से यहाँ पर x का मान आपको बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि यहाँ पर 8 कैसे आया। तो यहाँ पर जो 8 है वो किन संख्याओं से आया होगा, 5 से और 2 में कुछ करना है जिससे कि आपका 8 बन जाए। दोनों को जोड़ूंगा तो 8 नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तब भी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कोई लॉजिक होगा जिससे दोनों से मिला करके 8 बनेगा। देखिए अब ध्यान से, अगर मैं इस 5 में से इस 3 को घटा दूंगा, इस 5 में से अगर मैंने इस 2 को घटा दिया, 5 में से 2 घटाने पर क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। ये बात आप जानते हैं। 5 में से मैं 2 घटा दूंगा, 3 बचेगा, और इस 3 को इस 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 5 8। भाई मैंने 5 में से 2 को घटाया, कितना बचा, 3। इस 3 को इस 5 को जोड़ दिया, 8। ऐसे ही यहाँ पर कीजिए, 5 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1। इस 1 को और इस 5 को जोड़ देंगे तो 6। इस 3 में से 2 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 और इस 3 को आप जोड़ लीजिए, 1 और 3 4 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 में से इस 4 को घटा दीजिए, कितना, 3। इस 3 को इस 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे तरीके से बात सभी की समझ में आ गई होगी।
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों आपका कैलेंडर से है। प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1988 में, ठीक है, 1988 में कब मनाया गया, बुधवार को मनाया गया, बुधवार को। भाई 1988 का दे रखा है, 1989 का पूछ रहा है कब मनाया जाएगा 1989 को। मैं आपको देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, इन प्रश्नों में आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष हमारी वो होती है जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, 1988 क्या है, एक लीप वर्ष है, और 1989 क्या है, एक साधारण वर्ष, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब लीप वर्ष से आप साधारण वर्ष में जाएं, देखिए लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आप जब जाएंगे तो एक ऐड होगा, ठीक है। तो बुधवार में एक जोड़ देंगे तो 1989 में कब मनाया जाएगा, गुरुवार को मनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस की बात की है, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त को, याद रखना 15 अगस्त को। अब ये कन्फ्यूज़न अभी क्लियर हो जाएगा। 15 अगस्त को, तो 1988 में 15 अगस्त को मनाया गया होगा, और 15 अगस्त के बाद 1988 के बाद ये मनाया जाएगा 1989 में 15 अगस्त को ही, ठीक है। और हमारा जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो लीप वर्ष में, जो मैं कहता हूँ एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो होता है जब फरवरी का महीना 29 का होगा। तो 1988 लीप वर्ष है, इसमें फरवरी का महीना 29 का होगा, लेकिन फरवरी के महीने की बात इसमें नहीं की गई, इसमें तो 15 अगस्त के बाद की बात की गई है, तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अगर इसमें यह कह देता 26 जनवरी की बात, ठीक है, याद रखिएगा 26 जनवरी की अगर बात कह देता, तो 26 जनवरी के बाद जब हम काउंट करते 1989 में भी 26 जनवरी, ठीक है, तो 26 जनवरी के बाद फरवरी का महीना आता, उसमें 29 का जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो ऐड हो जाता, तब यहाँ पर एक की जगह आपके 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड होते, क्योंकि फरवरी का महीना ऐड हो रहा है। लेकिन 1988 में हम क्या कर रहे हैं, 15 अगस्त के बाद चल रहे हैं, जिसमें कि फरवरी का महीना काउंट नहीं हो रहा, तो जो हमारा 29 का दिन होता है फरवरी में, वो एक दिन काउंट नहीं होगा। अगर जनवरी से काउंट करते या फिर फरवरी से काउंट करते, 29 फरवरी से पहले से काउंट करते, तब हमारा जो 29वां दिन होता है वो एक्स्ट्रा काउंट होता। तो उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में बात बहुत अच्छे से आ चुकी है, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा, गुरुवार आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।